मैं ये महिला बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ छोड़ रहा हूँ। ये तुम्हारा सामान शिफ्ट करने में मदद करेंगी। तुम्हें खुद सामान उठाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को थकाना मत। आज मास्टर शेट्टी अपने साथ महिला बॉडीगार्ड्स लेकर आए थे। वह नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा पुरुष नव्या के सामान को छुए, खासकर तब जब यह लड़की उनके भविष्य की बहू बनने वाली थी। वह किसी और आदमी को उसका सामान छूने नहीं देंगे। उनका पोता जरूर जल जाएगा। हालांकि नव्या के पास ज्यादा सामान नहीं था। उसके पास सिर्फ कुछ सूटकेस थे। करीब 1 घंटे बाद नव्या राजवीर के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। फिलहाल राजवीर शेट्टी परिवार की हवेली में नहीं रहता था। वह अकेले रहता था। वह एक हाई एंड रिहायशी बिल्डिंग की 22वीं मंजिल पर रहता था। उसका अपार्टमेंट 200 वर्ग मीटर का था। उसके पास एक हाउसकीपर और एक केयरटेकर भी था। पूरा अपार्टमेंट काले और सफेद रंग की सजावट में सजा हुआ था। अपार्टमेंट में कई खाली कमरे थे, इसलिए मास्टर शेट्टी ने हाउसकीपर से कहा कि राजवीर के कमरे के सामने वाला कमरा नव्या के लिए खाली कर दिया जाए। उन्होंने अपने पोते की राय पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। दरअसल उन्होंने राजवीर को पहले से इसकी जानकारी भी नहीं दी थी। इस वजह से जो राजवीर इस समय अपनी कंपनी में था, उसे इस बारे में जरा भी पता नहीं था। शाम को राजवीर हमेशा की तरह घर आया। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि अपार्टमेंट की लाइटें जल रही हैं। फिर उसकी नजर किचन में खड़ी एक छोटी सी आकृति पर पड़ी। राजवीर अपने कदमों पर ठिठक गया। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह सपना देख रहा हो। आवाज सुनकर नव्या ने मुड़कर उसकी ओर देखा। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। आखिरकार राजवीर को एहसास हुआ कि वह सपना नहीं देख रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? राजवीर ने पूछा। जब राजवीर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर पहले से ही काफी खाना सजा हुआ था। नव्या ने टेबल पर रखे दस्तावेज की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पर साइन करो। राजवीर एक पल के लिए ठिठक गया। साइन करें? वह उनसे क्या साइन करवाना चाहती थी? राजवीर कुछ उलझन में टेबल की ओर बढ़ा। उसने दस्तावेज उठाया और पढ़ना शुरू किया। वह एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट निकला। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में लिखा था कि वह नव्या को अपना प्राथमिक देखभाल चिकित्सक नियुक्त कर रहा है। राजवीर ने कहना शुरू किया, लेकिन फिर रुक गया। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अचानक तुम्हें ऐसा विचार कैसे आया? राजवीर ने पूछा। आपके दादाजी ने मुझसे कहा कि मैं आपकी प्राइमरी डॉक्टर बन जाऊं, नव्या ने जवाब दिया। उसने उससे झूठ बोलने का इरादा नहीं किया था। राजवीर तुरंत समझ गया। उसे पता था कि जेड पेंडेंट देने वाली बात वह अब छिपा नहीं सकता। और क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? राजवीर ने पूछा। यह सवाल पूछते समय उनकी आवाज में हल्की झिझक और सावधानी थी। तभी तो मैं यहाँ हूँ, नव्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया। मास्टर शेट्टी ने उसे मजबूर नहीं किया था। हालांकि प्रस्ताव उन्होंने रखा था, लेकिन फैसला नव्या का अपना था। राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दादाजी का तरीका बहुत ईमानदार नहीं था, लेकिन उन्हें यह व्यवस्था बुरी भी नहीं लगी। शायद यह थोड़ा नीच तरीका था, पर वह खुद भी तो हमेशा से थोड़ा चालाक ही रहे थे। राजवीर के सवालों का जवाब देते देते नव्या ने अपना आखिरी व्यंजन भी तैयार कर लिया। डिनर का समय। उसने खाना बनाने का समय उनके घर लौटने के समय के अनुसार तय किया था। टेबल स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी हुई थी। हर डिश पौष्टिक संतुलन के साथ बनाई गई थी, बिल्कुल भी तैलीय नहीं। सब्जियों की मात्रा बाकी के इंग्रेडिएंट्स से अधिक थी। नव्या ने मास्टर शेट्टी से वादा किया था कि वह राजवीर का ख्याल रखेगी और उसमें उनका भोजन भी शामिल था। कल से ऐसा मत करना, राजवीर ने कहा। क्यों? आपको पसंद नहीं आया? नव्या ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें भावनाओं से भरी थीं। उन आंखों की नजर के सामने चाहे खाना स्वादिष्ट न भी होता, राजवीर कुछ नहीं कह पाता। और वैसे भी खाना सच में स्वादिष्ट था, ऐसी बात नहीं है। राजवीर ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने उसके छोटे हाथों की ओर देखा और सोचा कि चाकू और कड़छी संभालते हुए उसके नाजुक शरीर पर कितना जोर पड़ा होगा। वह उसे तकलीफ नहीं देना चाहते थे। तो फिर खाना शुरू कीजिए, नव्या ने आदेशात्मक स्वर में कहा।
एक डॉक्टर के रूप में वह अपने मरीज से समझौता नहीं कर सकती थी। उसे सुनिश्चित करना था कि मरीज सहयोग करे। अगर मरीज सहयोग करेगा तो उसकी हालत जरूर बेहतर होगी। आश्चर्य की बात यह थी कि राजवीर ने उसकी बात मान ली। हालांकि उसे आदेश दिया गया था, फिर भी न जाने क्यों उसके होंठों के कोने अनायास ऊपर उठ गए। रात के खाने के बाद राजवीर अपने स्टडी रूम में काम करने चले गए। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि नव्या फर्नीचर हिला रही है। वह एक मेज को उनके स्टडी में लाने की कोशिश कर रही थी। रुको! राजवीर चिल्लाया। उनकी आवाज सुनकर नव्या ठिठक गई। वह कितनी अनाड़ी लड़की है, अपने से बड़ी मेज को क्यों खींचने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही हो? राजवीर ने पूछा। मेज ला रही हूँ, नव्या बोली। मेज क्यों? राजवीर ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हालांकि मेज को हिलाना बहुत कठिन नहीं था, फिर भी नव्या के लिए वह भारी लग रही थी। साथ में काम करने के लिए, नव्या ने जवाब दिया। उसे अपने काम के लिए एक डेस्क चाहिए थी। राजवीर अचानक जोर से खांसने लगे। फिर भी तुम्हें खुद मेज उठाने की जरूरत नहीं है। तुम खुद को कितना ताकतवर समझती हो? नव्या ने उसे घूरा, मानो वह उनके शब्दों का विरोध कर रही हो। राजवीर मुस्कुराया। ठीक है, मैं कल किसी को बुलाकर स्टडी को फिर से सजा दूंगा। अभी के लिए तुम मेरे साथ ही बैठ जाओ। उनकी डेस्क काफी बड़ी थी, 2 लोगों के लिए पर्याप्त जगह थी। असल में प्रति व्यक्ति जगह स्कूल की डेस्क से कहीं अधिक थी। राजवीर ने नव्या के लिए कुर्सी खींची, फिर उस पर एक मोटा कुशन भी रख दिया। जब उसे लगा कि जगह ठीक है, तब उन्होंने नव्या को बैठने के लिए बुलाया। दोनों आमने सामने बैठे थे, इसीलिए वे एक दूसरे का काम नहीं देख सकते थे। लेकिन जब राजवीर ने सिर उठाया तो उसे एक छोटी सी लड़की दिखी जो अपने काम में पूरी तरह तल्लीन थी। आखिरकार अनन्या एकेडमिक एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस के आयोजक से संपर्क करने में सफल हो गई। हालांकि पूरा प्रक्रिया काफी पेचीदा रही, लेकिन अंत में उसे एक इनविटेशन मिल ही गया और इस तरह अनन्या इस बेहद खास एकेडमिक एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस के स्थल पर पहुंची। ये एकेडमिक एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस आम जनता के लिए खुली नहीं थी। दरअसल पूरा स्थल कड़ी सुरक्षा में था। केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति थी जिनके पास इनविटेशन लेटर था। कई सुरक्षा जांचों और पहचान की पुष्टि से गुजरने के बाद अनन्या आखिरकार अंदर प्रवेश कर पाई। कॉन्फ्रेंस एक छोटे से लेक्चर हॉल में आयोजित की गई थी। लेक्चर हॉल में शायद 80 से भी कम सीटें थीं। इसका मतलब था कि इस कॉन्फ्रेंस में बहुत अधिक लोग शामिल नहीं होने वाले थे और इसलिए जो लोग यहाँ उपस्थित थे वे या तो चिकित्सा क्षेत्र के विशिष्ट विशेषज्ञ थे या फिर महत्वपूर्ण वित्तीय समूहों के प्रभावशाली व्यक्ति। जैसे ही वह लेक्चर हॉल में दाखिल हुई, अनन्या की नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ी जिसे वह अनजान नहीं थी। नव्या, वह यहाँ क्या कर रही थी? क्या मिस्टर कुमार ने उसके लिए इनविटेशन का इंतजाम किया था? अनन्या को यह अनुमान काफी तार्किक लगा। अगर मिस्टर कुमार के संबंध न होते तो उसके लिए यहाँ का इनविटेशन पाना असंभव था। चूंकि नव्या एक मेडिकल छात्रा थी, इसलिए इस तरह की एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में उसकी रुचि होना स्वाभाविक था और अगर वह सचमुच इसमें रुचि रखती और आना चाहती तो मिस्टर कुमार निश्चित रूप से उसके लिए इनविटेशन की व्यवस्था करते। अनन्या ने नव्या की ओर देखा। इस समय नव्या बैक स्टेज क्षेत्र में सफेद बालों वाले एक मध्यम आयु के व्यक्ति से बात कर रही थी। दोनों के बीच काफी दूरी होने के कारण वह उनकी बातचीत का एक भी शब्द नहीं सुन सकी। अनन्या यह भी नहीं जानती थी कि वह सफेद बालों वाला व्यक्ति कौन था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नव्या और वह व्यक्ति एक दूसरे को काफी अच्छी तरह जानते थे। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद अनन्या को एहसास हुआ कि वह अपने सामान्य व्यवहार जैसी नहीं कर रही थी। वह नव्या पर ध्यान क्यों दे रही थी? नव्या के मामलों से उसका क्या लेना देना? नव्या को पसंद करना और उसे न चुनना ये राजवीर की ही गलती थी। वह उस लड़की की नकल नहीं करने वाली थी और उसे इस बात में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वह लड़की क्या कर रही है। आखिर नव्या के मामलों से उसे क्या मतलब?
जब एकेडमिक एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो बिजनेस इंडस्ट्री के कई बड़े लोग मंच पर भाषण देने आए, लेकिन उनके भाषणों की सामग्री अनन्या के लिए इतनी जटिल और गूढ़ थी कि वह उसे समझ ही नहीं पाई। इसके बजाय अनन्या का ध्यान वहां उपस्थित लोगों पर अधिक था। वह सावधानी से सभी को देख रही थी, क्योंकि वह विक्टोरिया हॉस्पिटल से आए व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद भी अनन्या कुछ समझ नहीं पाई। उसे तो यह भी नहीं पता था कि आखिर वह किसे खोज रही है। आखिरकार अनन्या का ध्यान फिर से नव्या की ओर चला गया। उसने देखा कि नव्या दर्शकों के बीच अपनी सीट पर नहीं थी। वह अपनी जगह पर क्यों नहीं थी? वह एकेडमिक प्रस्तुतियों को क्यों नहीं सुन रही थी? कॉन्फ्रेंस के बीच समय के दौरान अनन्या ने पास बैठे कुछ प्रोफेसरों से बातचीत की। वह उम्मीद कर रही थी कि शायद उनके मुंह से विक्टोरिया हॉस्पिटल के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि वे प्रोफेसर भी विक्टोरिया हॉस्पिटल में रुचि रखते थे। उन्हें भी उससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के मेडिकल फैकल्टी के प्रोफेसर शर्मा भी यहाँ मौजूद थे। सीटों की सीमित संख्या के कारण प्रोफेसर शर्मा केवल 2 छात्रों को ही साथ ला सकते थे, इसीलिए वे वही छात्र लाए थे जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं। उनमें से एक खुशी थी और दूसरा एक पुरुष छात्र। चूंकि नव्या एक एक्सचेंज स्टूडेंट थी, इसलिए प्रोफेसर शर्मा ने उसे आमंत्रित नहीं किया था। अनन्या की तरह ही प्रोफेसर शर्मा का ध्यान भी एकेडमिक एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस पर पूरी तरह केंद्रित नहीं था। खुशी ने पूरे हॉल में नजर दौड़ाई। अचानक उसने बैक स्टेज के प्रवेश द्वार पर नव्या को देख लिया। प्रोफेसर, लगता है नव्या भी यहाँ आई है। कॉन्फ्रेंस के पहले भाग के दौरान सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। चूंकि नव्या पहली पंक्ति में बैठी थी, इसलिए किसी और ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। बीच के समय के दौरान नव्या अपनी सीट से उठकर चली गई। तभी खुशी की नजर उस पर पड़ी। प्रोफेसर शर्मा ने खुशी जिस दिशा में देख रही थी उधर एक नजर डाली और बोले, उसे रहने दो। विदेश में उसके प्रोफेसर उसे बहुत मानते हैं। इंडस्ट्री में उसके काफी संपर्क होंगे। प्रोफेसर हाइड मेडिकल क्षेत्र की एक बेहद प्रभावशाली प्रोफेसर थीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नेटवर्क प्रोफेसर शर्मा से कहीं बड़ा था। अपने प्रोफेसर की बात सुनकर खुशी ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। वह जानती थी कि नव्या को जीनियस माना जाता है। इतना ही नहीं, प्रोफेसर हाइड उसकी बेहद प्रशंसा करती थी। दरअसल प्रोफेसर हाइड उसे इतनी सराहना देती थी कि ऐसा नहीं लगता था जैसे वह किसी छात्रा की तारीफ कर रही हो, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वह किसी अन्य प्रोफेसर या अपने ही स्तर के किसी विशेषज्ञ की प्रशंसा कर रही हो। प्रोफेसर शर्मा के साथ आया पुरुष छात्र थोड़ा ईर्ष्यालु होकर बोला, वाह, वह तो पहली पंक्ति में बैठी है। आज की इस एकेडमिक एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में हर अतिथि की सीट पहले से निर्धारित थी। सभी को अपनी तय की गई सीट पर ही बैठना था। पहली पंक्ति की सीटें आयोजकों द्वारा आरक्षित की गई थीं और नव्या फिलहाल पहली पंक्ति के एक छोर पर बैठी थी। यह सुनकर प्रोफेसर शर्मा का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया। खुशी ने तुरंत लड़के की बांह खींचकर उसे अपने शब्दों में सावधानी बरतने का इशारा किया। आखिर उसकी बात का मतलब कहीं न कहीं यह भी तो निकल रहा था कि प्रोफेसर हाइड प्रोफेसर शर्मा से बेहतर हैं। स्वाभाविक था कि ऐसी टिप्पणी से प्रोफेसर शर्मा खुश नहीं होते। तभी उस लड़के को एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है। उसने तुरंत चुप्पी साध ली। हालांकि नव्या ने अपने पीछे बैठे लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कॉन्फ्रेंस का पहला आधा भाग सुना और फिर बैक स्टेज चली गई। अकादमिक कॉन्फ्रेंस के बैक स्टेज में ऋषभ भी मौजूद था। पिछले 3 वर्षों में ऋषभ की हालत काफी खराब रही थी। उसे कंपनी के सारे मुश्किल और झंझट वाले काम करने पड़ते थे। वह दिन रात व्यस्त रहता था। उसके भारी काम के बोझ की वजह यह थी कि उसने यह बात छुपाई थी कि नव्या उनके गेम की एक हाई एंड प्लेयर है। उसने यह जानकारी अभिषेक को नहीं दी थी और उस कमीने ने इसे पर्सनली तौर पर ले लिया और उसे इसी तरह परेशान करना शुरू कर दिया। अगर वह किसी ऐतिहासिक महल वाले ड्रामा में होता तो वह रानी द्वारा सताई जा रही
कोई निचले दर्जे की उपपत्नी होता, बल्कि उपपत्नी भी नहीं, शायद वह महल की एक दासी ही होता। अभिषेक को मन ही मन कोसते हुए भी ऋषक ने अतिरिक्त काम संभाल लिया और इसी वजह से वह बेंगलुरु पहुंचा था। बेशक वह आज यहाँ इसलिए नहीं था कि उसे अकादमिक एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन मिला था। उसका काम मेडिकल पेशे से जुड़ा हुआ नहीं था। वह यहाँ तकनीकी सहायता देने आया था। चूंकि आयोजकों ने स्थल की सुरक्षा को लेकर विशेष और कड़े मानक तय किए थे, उन्होंने ऋषक से मदद करने का अनुरोध किया था। उनसे कहा गया था कि वह सुनिश्चित करे कि उनकी सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह दुरुस्त हो। तभी ऋषक की नजर नव्या पर पड़ी। हालांकि कई वर्षों से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन ऋषक ने नव्या की ढेरों तस्वीरें और वीडियो देख रखे थे। ये उसकी मजबूरी थी। अभिषेक उसे समय समय पर अपनी बहन से जुड़ी बातें देखने के लिए मजबूर करता रहता था, लेकिन पिछले 3 वर्षों में नव्या के साथ खास कुछ हुआ नहीं था। उसकी प्रोफाइल बेहद साधारण थी। ऑनलाइन उसे केवल उसकी यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी ही मिलती थी। वह विदेश की एक यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। उसने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री पूरी की और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया। नव्या यहाँ? ऋषक काफी हैरान हुआ। लगता था अभिषेक की बहन सचमुच पढ़ाई में डूबी रहने वाली टाइप की है, इतनी कि इस उबाऊ कॉन्फ्रेंस को सुनने भी आ गई। अनिरुद्ध और नव्या मिलकर मेडिकल इंडस्ट्री में टहलका मचाने वाले थे। ऋषक तुरंत नव्या की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह मध्यम आयु का व्यक्ति ऋषक को पास आते देखता है, वह जल्दी से नव्या के साथ अपनी बातचीत समाप्त कर देता है। जब ऋषक पास पहुंचा तो वह उनकी बातचीत के बस कुछ शब्द ही सुन पाया, कुछ डीन के बारे में और कुछ एग्जामिनेशन के बारे में। नव्या? ऋषक ने शरारती लहजे में आवाज लगाई। उसके चेहरे पर भी वैसी ही नटखट और शैतानी मुस्कान थी। नव्या ने सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे पहचान नहीं पा रही हो। क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पहचान ही नहीं रही? ऋषक ने नाटकीय अंदाज में कहा। उसके चेहरे पर तुरंत ही घायल सा भाव आ गया। मैं बहुत आहत हूँ, मेरा दिल दुख रहा है, गहरी चोट पहुंची है। हे भगवान, मुझे इसी समय हार्ट अटैक आ जाए। नव्या सामने खड़े व्यक्ति को तुरंत नहीं पहचान पाई, लेकिन उसकी बातों से उसने उसकी पहचान कर ली। वह ऋषक जुनेजा था, अभिषेक का अच्छा दोस्त और स्टार टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन का पार्टनर। उसी कंपनी ने अग्नि इनोवेशन नाम का गेम बनाया था। कंपनी का पार्टनर होने के साथ साथ ऋषक एक कंप्यूटर जीनियस भी माना जाता था। ऋषक नव्या ने साधारण ढंग से अभिवादन किया। वाह, तुम पहले मुझे बड़े भाई ऋषक कहकर बुलाती थी। ऋषक ने विरोध जताया। उसे नव्या का इस तरह नाम लेकर पुकारना पसंद नहीं आया। बेशक वह बेवजह बात बना रहा था। नव्या ने उसे कभी भी बड़े भाई ऋषक नहीं कहा था। बचपन से ही वह उसे ऐसा बुलाने के लिए मनाता आया था, लेकिन आज तक वह इसमें सफल नहीं हुआ था। ऋषक एकदम मस्खरा किस्म का इंसान था। वह कभी भी चीजें सीधे तरीके से नहीं करता था, लेकिन जब बात कंप्यूटर की समस्याओं की आती तो वही सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। आप पहले लेक्चर हॉल में जाइए, नव्या ने उस मध्यम आयु के व्यक्ति से कहा। ठीक है। यह सुनकर ऋषक ने पलकें झपकाईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मध्यम आयु का व्यक्ति नव्या के प्रति बेहद सम्मानजनक था। वह सम्मान वैसा था जैसा आमतौर पर कोई बड़ा किसी बहुत छोटे के प्रति नहीं दिखाता। उस व्यक्ति के जाने के बाद ऋषक फिर नव्या से बातें करने लगा। वह हमेशा की तरह बहुत बोलने वाला और चंचल था। नव्या, आजकल क्या कर रही हो? अभिषेक हर थोड़े थोड़े समय में मुझसे तुम्हारे बारे में पूछता रहता है। वह खुद तुम्हें फोन करके साफ साफ क्यों नहीं पूछ लेता? मुझे बीच में डालकर घुमावदार तरीका क्यों अपनाता है? क्या इसीलिए कि तुम्हें भी वह बहुत परेशान करने वाला और मुश्किल इंसान लगता है? अगर ऐसा है तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम उससे बात क्यों नहीं करना चाहती। नव्या को जवाब देने का मौका दिए बिना ही ऋषक फिर बोल पड़ा। ओह हाँ, क्या तुम इस अकादमिक कॉन्फ्रेंस में भाषण और प्रस्तुतियां सुनने आई हो? अगर हाँ, तो फिर तुम बैक स्टेज क्या कर रही हो? तुम्हें तो लेक्चर हॉल में बैठकर सुनना चाहिए। मैं यहाँ भाषण सुनने नहीं आई हूँ, मैं किसी से एक जरूरी बात करने आई हूँ, नव्या ने समझाया।
चूंकि उनके अस्पताल में भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, वह यहाँ रिक्रूटर से बात करने आई थी। वह बेंगलुरु में थी, तो उसने उसे कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देने की सलाह भी दे दी। ऋषभ एक पल के लिए टिटक गया। वह उलझन में पड़ गया। नव्या को ऐसी अकादमिक कॉन्फ्रेंस में आकर बात करने की क्या जरूरत थी? उसने सुना था कि बहुत से लोग चाहकर भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो पाते। यहाँ उपस्थित होना ही अपने आप में सम्मान की बात थी। तो फिर नव्या सिर्फ बात करने के लिए यहाँ क्यों आई थी? लगता है कपूर परिवार के लोग कभी भी सामान्य तरीके से काम नहीं करते। अकादमिक एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस के दूसरे भाग में होस्ट ने एक मध्यम आयु के व्यक्ति को मंच पर आमंत्रित किया। उस व्यक्ति का रूप रंग काफी साधारण था, न कद में खास न व्यक्तित्व में। वह ऐसा इंसान नहीं था जो पहली नजर में किसी के मन पर गहरी छाप छोड़ दे। दरअसल उसका नाम तो आज के वक्ताओं की सूची में भी नहीं था। होस्ट ने उस मध्यम आयु के व्यक्ति का परिचय श्रोताओं से कराया। वह विक्टोरिया हॉस्पिटल के बाहरी मामलों और भर्ती प्रक्रिया का इंचार्ज स्टाफ सदस्य था। अचानक ही पूरे हॉल की नजरें उस पर टिक गईं। क्या यही वह व्यक्ति था जिसे सब ढूंढ रहे थे? क्या यही विक्टोरिया हॉस्पिटल में प्रतिभाओं की भर्ती के लिए जिम्मेदार इंसान था? भले ही वह बाहरी मामलों का इंचार्ज था, लेकिन वह विक्टोरिया हॉस्पिटल का ऑफिशियल मेंबर था और विक्टोरिया हॉस्पिटल का हर मेंबर असाधारण माना जाता था। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में अद्भुत कौशल रखता था और एक बात तो तय थी, भले ही वह भर्ती मामलों का इंचार्ज हो, लेकिन उसे चिकित्सा क्षेत्र का गहरा ज्ञान जरूर होगा, वरना उसे विक्टोरिया हॉस्पिटल की भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी कभी नहीं सौंपी जाती। अनन्या यह देखकर चौंक गई कि मंच पर खड़ा वही मध्यम आयु का व्यक्ति था जो कुछ देर पहले नव्या से बात कर रहा था। क्या नव्या विक्टोरिया हॉस्पिटल के किसी व्यक्ति को जानती थी? मंच पर उस मध्यम आयु के व्यक्ति ने सबको अपना परिचय दिया। नमस्कार प्रोफेसरों और सम्मानित अतिथियों, मेरा नाम नवल खत्री है और मैं विक्टोरिया हॉस्पिटल का एक स्टाफ सदस्य हूँ। बस इस एक वाक्य के साथ ही दर्शकों में जोरदार तालियां गूंज उठी। इसके बाद चूंकि नवल खत्री को वक्ता के रूप में जोड़ा गया था, उन्होंने श्रोताओं को एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। एक हद तक उनकी चिकित्सा संबंधी दक्षता और उपलब्धियां सभी के सामने स्पष्ट हो गईं। हालांकि उन्होंने उस भर्ती प्रक्रिया का जिक्र तक नहीं किया जिसके बारे में सभी लोग निजी तौर पर चर्चा कर रहे थे। नतीजतन सबके मन में उत्सुकता और बेचैनी बढ़ने लगी। नवल के बाद जो भी लेक्चर मंच पर आए, कई लोग उनकी बातों पर कम ध्यान दे रहे थे। उनकी नजरें और ध्यान बार बार नवल खत्री पर ही टिक जा रहा था। जब एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई तो अनन्या ने तुरंत नव्या को ढूंढ लिया और उसे रोक लिया। क्या तुम मिस्टर खत्री को जानती हो? अनन्या ने पूछा। उसने नव्या और नवल को साथ बात करते देखा था, लेकिन उनकी बातचीत नहीं सुनी थी। नव्या ने स्वीकार किया। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? अनन्या ने जिज्ञासा से पूछा। नव्या ऐसे व्यक्ति को कैसे जान सकती थी? विक्टोरिया हॉस्पिटल के सभी लोग बेहद रहस्यमयी माने जाते थे। रिसर्च के दौरान मुलाकात हुई थी। नव्या ने जवाब दिया। अब बात समझ में आई। अनन्या को हल्का सा पता था कि नव्या विदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर की छात्रा रही है। संभवतः उसी प्रोफेसर के माध्यम से उसकी मुलाकात हुई होगी। अगर ऐसा है तो सब कुछ तार्किक था। मेरा उनसे परिचय करवा दो, मैं तुम्हें किसी भी तरह का अमाउंट दे सकती हूँ, अनन्या ने कहा। उसकी आवाज हमेशा की तरह घमंडी थी, हालांकि उसके चेहरे पर हल्की झिझक और असहजता थी। बात करते समय उसकी नजरें सीधे नव्या की आंखों में नहीं उठ रही थीं। मैं मना करती हूँ, नव्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसकी आवाज काफी धीमी थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह दृढ़ता से इनकार कर रही है, लेकिन जो लोग नव्या को जानते थे वे समझते थे कि अगर वो मना कर दे तो उसकी आवाज कैसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम? अनन्या बोलते बोलते रुक गई, जैसे उसकी सांस सीने में अटक गई हो। ये लड़की इतनी परेशान करने वाली क्यों है? पहले वह उसके बारे में
ज्यादा नहीं सोचती थी, लेकिन अब सचमुच उसे वह बेहद खटकने लगी थी। गहरी सांस लेकर अनन्या ने कहा, मैं बस तुमसे कह रही हूँ कि मेरा उनसे परिचय करा दो। मैं मिस्टर खत्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं उन्हें किसी चीज के लिए मजबूर भी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ उनसे परिचित होना चाहती हूँ। तुम खुद उनसे बात कर सकती हो। अगर तुम्हारी मांग सही होगी तो वह उसे देख लेंगे। नव्या बोली। नवल बाहरी मामलों के इंचार्ज थे, इसलिए आमतौर पर वही सबसे संवाद करते थे। अक्सर लोगों को पहले नवल खत्री द्वारा परखा जाता था और फिर उन्हें नव्या से मिलवाया जाता था। लेकिन इस समय अनन्या सबके बिल्कुल उलट कर रही थी। वह भीतर ही भीतर खौल रही थी। ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? वह इस काम से आसानी से पैसा कमा सकती थी। मैं उन पर बुरा प्रभाव नहीं डालना चाहती। अगर कोई मेरा परिचय करा दे तो कहीं बेहतर रहेगा। अनन्या जानती थी कि पहली छाप बेहद महत्वपूर्ण होती है। वह इस पर दांव नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए वह चाहती थी कि नव्या उसका परिचय कराए। उसने देखा था कि नव्या उस व्यक्ति से काफी देर तक बात कर रही थी। साफ था कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए अगर नव्या उसका परिचय कराए तो यह सबसे सही तरीका होगा। अगर तुम सामान्य तरीके से अभिवादन करोगी तो तुम उन पर बुरा प्रभाव नहीं छोड़ोगी, नव्या ने कहा। नव्या को सच में नहीं लगता था कि किसी मिडिल मैन की जरूरत है, खासकर तब जब अनन्या नवल से किसी गंभीर विषय पर बात करना चाहती हो। नव्या के चेहरे पर मौजूद गंभीर भाव को देखकर अनन्या का गुस्सा और बढ़ गया। तुमसे बात करना ही बेकार है। वह गुस्से से फुफकारती हुई अपनी ऊंची हील्स पटकती हुई वहां से चली गई। उस लड़की से बात करना सचमुच बेहद चिढ़ाने वाला था। मामला कितना आसान हो सकता था, लेकिन वह लड़की उसे आधा दिन खींच सकती थी। आखिर राजवीर को उसमें क्या पसंद आया? क्या उसकी आंखें हैं भी या नहीं? प्रोफेसर शर्मा ने खुद पहल करके नवल खत्री से मिलने का फैसला किया। बाहर निकलते समय खुशी और वह लड़का नव्या से टकरा गए। खुशी तुरंत आगे बढ़ी और खुद बात शुरू की। नव्या, क्या तुम आज यहाँ प्रोफेसर हाइड की वजह से आई हो? क्या प्रोफेसर हाइड विक्टोरिया हॉस्पिटल के लोगों को जानती है या वह आयोजकों को जानती है? खुशी नव्या के बहुत करीब आ गई थी, इसीलिए नव्या सहज रूप से एक कदम पीछे हट गई। वह दोनों के बीच थोड़ी दूरी बनाए रखना चाहती थी। वह अब भी खुशी को अच्छी तरह नहीं जानती थी, इसलिए किसी अनजान व्यक्ति का इतना पास आ जाना उसे असहज कर देता था। जैसे ही खुशी ने नव्या की यह हरकत देखी, उसके चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। यह काफी अटपटा था, मानो उसने अपना गर्मजोशी भरा चेहरा किसी ठंडी दीवार से टकरा दिया हो। यह देखकर लड़के ने तुरंत बीच बचाव करने की कोशिश की। नव्या, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आ जाओगी। आज के एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस के कंटेंट के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? दरअसल वह खुद प्रस्तुतियों का बहुत कुछ समझ नहीं पाया था। अगर वह सब कुछ समझ जाता तो अभी भी पोस्ट ग्रेजुएट छात्र नहीं होता। असल में कुछ प्रेजेंटेशन तो प्रोफेसर शर्मा भी पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। आखिर सभी प्रोफेसरों का रिसर्च क्षेत्र अलग अलग होता है। ठीक है, नव्या ने संक्षेप में जवाब दिया। उसका यह जवाब सुनने में थोड़ा असहज लगा। अगर वह कहती कि उसे समझ नहीं आया तो वह ठीक होता, लेकिन ठीक है कहने से ऐसा लगा जैसे वह इशारा कर रही हो कि बाकी लोग उससे कमतर हैं। बेशक अगर कोई और यही शब्द कहता तो उसका प्रभाव अलग होता, लेकिन नव्या का ऐसा कहना थोड़ा अनुचित लगा। चाहे वह कितनी भी टैलेंटेड क्यों न हो, उसकी स्थिति में ऐसा कहना सही नहीं माना जाता। लड़के ने अटपटी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा चलो हम नव्या को घर छोड़ देते हैं। हालांकि वे एक ही क्लास में थे, लेकिन नव्या उनसे उम्र में काफी छोटी थी, इसलिए उसका ध्यान रखना स्वाभाविक था। नहीं, इसके लिए थैंक्स, कोई मुझे लेने आ जाएगा। नव्या ने विनम्रता से मना कर दिया। राजवीर ने उसे बताया था कि वह उसे लेने आएगा। ओह अच्छा, तो रहने दो। फिर तीनों उस स्पॉट से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने एक बेहद आकर्षक चमकीली पीली स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। गाड़ी कुछ इस अंदाज में पार्क की गई थी, मानो मालिक को इस बात की परवाह ही न हो कि वह किसी और का रास्ता रोक रहा है।
आमतौर पर ऐसी गाड़ियां अमीर व्यापारियों या उद्योगपतियों के बच्चों के पास होती थीं। राजवीर ड्राइवर सीट से उतरा और नव्या की ओर बढ़ा। तुम जल्दी आ गए, नव्या बोली। वह तय समय से पहले पहुंच गया था, बस ऐसे ही। असल में मेरे पास और कोई काम नहीं था, राजवीर ने सहज भाव से जवाब दिया। वह नहीं चाहता था कि उसे इंतजार करना पड़े, इसीलिए वह तय समय से 1 घंटा पहले ही बाहर आकर खड़ा हो गया था। फिर नव्या और राजवीर गाड़ी में बैठ गए। इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी वहां से निकल गई। खुशी और वह लड़का अब भी बस का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो दोनों के मन में एक ही विचार चल रहा हो। लगता है नव्या का बॉयफ्रेंड काफी अमीर है। आज राजवीर ने अपने आदमियों को खरीदारी पर भेजा था। उन लोगों ने ढेर सारी पिंक चीजें खरीद लीं, खास तौर पर पिंक, मुलायम और बेहद क्यूट सजावटी सामान। कमरे को सजाने के लिए उन्होंने कई प्लश खिलौने भी खरीदे और हाँ, नव्या के लिए एक डेस्क भी खरीदी गई। इसके अलावा राजवीर के आदमियों ने 2 कंप्यूटर गेमिंग पॉड्स भी खरीदे। एक गहरे नीले रंग का था और दूसरा हल्के पिंक रंग का। उन्हें अपार्टमेंट के एक खाली पड़े कमरे में रख दिया गया। शाम को जब नव्या वापस लौटी तो उसने सबसे पहले उन 2 गेमिंग पॉड्स को देखा। स्वाभाविक रूप से उसके मन में उन दिनों की यादें ताजा हो गईं, जब वे दोनों साथ में गेम खेलते थे। बल्कि उस समय वे साथ मिलकर कंपटीशन में भी हिस्सा लेते थे। कल की तरह ही नव्या ने राजवीर के लिए रात का खाना बनाया। खाना स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर था। ये राजवीर जैसे हार्ट पेशेंट के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। रात का भोजन करने के बाद राजवीर नहाने चला गया। दूसरी ओर नव्या एक गेमिंग पॉड में जाकर बैठ गई। नहाकर बाहर आने पर राजवीर ने नीचे काले रंग की पैंट पहन रखी थी, जबकि ऊपर के हिस्से पर केवल एक तौलिया डला हुआ था। घर में अकेले होने पर वह आमतौर पर इसी तरह कपड़े पहनता था। हालांकि इस समय नव्या उसके साथ रह रही थी, फिर भी उसकी आदतें नहीं बदली थीं। उसके शरीर से एक युवा पुरुष का स्वाभाविक आकर्षण झलक रहा था। जब राजवीर गेमिंग पॉड में बैठा तो उसने देखा कि नव्या उसे देख रही है। उसके होंठों के कोने अनायास ही ऊपर उठ गए। नजारा पसंद आया? राजवीर ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। क्या तुम्हारे दिल में अक्सर दर्द होता है? नव्या ने गंभीरता से पूछा। पहले राजवीर को लगा था कि नव्या उसे देख रही है कि वो कितना हॉट और सेक्सी है, लेकिन असल में वह उसके दिल की स्थिति को लेकर चिंतित थी। लगता था दोनों एक ही तरंग पर नहीं थे। राजवीर की मुस्कान जरा जम सी गई। तुम मुझे देखते समय आखिर सोच क्या रही होती हो? एक एनाटॉमिकल डायग्राम, इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। बस। राजवीर ने जल्दी से उसे रोक दिया। फिर वह उठकर अपने कमरे में गया और एक शर्ट पहनकर वापस आया। उसने क्या सोचा था और क्या सामने आया। उसके बाद दोनों ने अपने अपने सामने रखे कंप्यूटर ऑन किए और एग्नि इन्वेजन में लॉग इन किया। कई सालों से उन्होंने इस गेम में लॉग इन नहीं किया था। दरअसल 3 साल हो चुके थे जब उन्होंने आखिरी बार यह गेम खेला था। जैसे ही वो लॉग इन हुए, सिस्टम ने उन्हें एक बड़ा गिफ्ट पैक दिया। उस पैक में कई तरह की कॉस्ट्यूम्स और कॉइन्स थे। जब उन्होंने लीडर बोर्ड देखा तो पाया कि उनके नाम बहुत पहले ही सूची से गायब हो चुके थे। 3 साल बीत चुके थे। कई नए सीजन आ चुके थे। उनके पुराने पॉइंट्स रीसेट हो चुके थे। उन्हें रैंक 1 और रैंक 2 बने काफी समय हो गया था। पहले की तरह ही नव्या और राजवीर ने साथ में रैंक बढ़ाना शुरू किया। हालांकि यह 3 साल बाद उनका पहला मैच था, फिर भी उनका प्रदर्शन शानदार था। आश्चर्यजनक रूप से उनकी तालमेल अब भी बेहतरीन थी। पहले ही गेम के अंत में उन्होंने स्कोर के मामले में बाकी खिलाड़ियों को बुरी तरह पछाड़ दिया। गेम खत्म होते ही कई खिलाड़ियों ने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। प्लीज मुझे ऐड कर लीजिए। क्या आप लोग सच में हमारे ही लीग के हैं? क्या आप लोग स्मर्फिंग कर रहे हैं? प्लीज मुझे कैरी कर लीजिए। पिछले 3 वर्षों में अग्नि इन्वेजन गेम में कई नए फीचर्स जोड़े गए थे। उदाहरण के लिए अब इसमें एक रिलेशनशिप सिस्टम था। जब आपका रिलेशनशिप स्कोर 500 तक पहुंच जाता
तो आप किसी को क्लोज फ्रेंड सेट कर सकते थे, और जब स्कोर 1000 हो जाता तो आप उसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में सेट कर सकते थे। नव्या ने बस उन नए फीचर्स पर एक नजर डाली, लेकिन टैब बंद करने से पहले ही उसे राजवीर की ओर से एक निमंत्रण मिला। वह उसे क्लोज फ्रेंड बनाने का रिक्वेस्ट कर रहा था। नव्या ने उलझन भरी नजर से सिर घुमाकर राजवीर की ओर देखा। मैं बस नए फीचर्स टेस्ट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं, राजवीर ने सहजता से कहा। फिर उसने आगे बढ़कर नव्या की ओर से ओके बटन दबा दिया। इसके बाद दोनों ने एक और गेम शुरू किया। इस बार चूंकि वे क्लोज फ्रेंड्स थे, जब भी उनके कैरेक्टर एक दूसरे के पास आते तो उनके सिर के ऊपर एक छोटा सा दिल का निशान दिखाई देने लगता। राजवीर को लगा कि गेम कंपनी का यह डिजाइन काफी चालाकी से था। हालांकि अगर दिल के निशान थोड़े और स्पष्ट होते तो और अच्छा लगता। दोनों ने कुछ देर तक खेला तो उनके पॉइंट्स तेजी से बढ़ गए। जब वे वापस लौटे थे तब उनकी रैंक केवल गोल्ड थी, लेकिन कुछ ही मैच जीतने के बाद वे जल्दी ही डायमंड पर पहुंच गए। हालांकि नव्या और राजवीर का ध्यान अपनी रैंक पर नहीं था। थोड़ी देर खेलने के बाद वे थक गए और आराम करने का फैसला किया। राजवीर कंप्यूटर से उठा और दूध गर्म करने चला गया। वह 2 कप लेकर वापस आया, फिर दोनों बालकनी में चले गए। रात का नजारा काफी सुहावना था। आसमान में तारे बिखरे हुए थे और चांद लगभग पूरा था। नव्या झूलेनुमा कुर्सी पर बैठी हल्के हल्के झूल रही थी। रात में हल्की ठंडक थी। उसने मुलायम सफेद मखमली कपड़े पहन रखे थे और झूले की नरम गद्दी पर बैठी थी। उसके दोनों हाथ कप को थामे हुए थे। जैसे जैसे वह धीरे धीरे दूध पी रही थी, दूध उसके लाल होंठों को छूकर हल्का सा दाग छोड़ रहा था। ऐसे सुकून के पल उसे बहुत कम मिलते थे। पिछले 3 सालों में वह बेहद व्यस्त रही थी। उसे शायद ही कभी आराम करने, गेम खेलने और चांदनी का आनंद लेने का समय मिला हो। दूसरी ओर राजवीर बेंत की कुर्सी पर बैठा था। उसकी काली शर्ट उसके मजबूत ऊपरी शरीर से सटी हुई थी, फिर भी उसके चेहरे पर गंभीरता बनी हुई थी। कुछ समय तक दोनों बस यूं ही चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने न कुछ कहा न कुछ किया। 2 ऐसे लोग जिनके दिलों में कोई खालीपन था, बस चुपचाप एक दूसरे का साथ दे रहे थे। राजवीर नहीं जानता था कि वह कितने समय तक जीवित रहेगा, लेकिन कम से कम अभी के लिए वे एक दूसरे का साथ दे सकते थे। उसे नहीं पता था कि यह साथ कितने समय तक रहेगा, पर इस तरह की शांति की भावना उसके लिए बेहद अनमोल थी। उसी समय नव्या का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने खोला तो देखा कि नवल खत्री का संदेश था। डीन, मैंने अभी अभी मिस्टर गौतम गोयल के केस की जांच की है। सामान्य परिस्थितियों में मैं यह केस लेने की सलाह नहीं दूंगा। जोखिम काफी अनियंत्रित है। हमारी टीम के साथ भी मैं कहूंगा कि सफलता की संभावना केवल 80% है, और मुझे लगता है कि यह सर्जरी आपको ही करनी होगी। 80 यह कम संख्या नहीं थी, लेकिन चिकित्सा विज्ञान में सफलता प्रतिशत का व्यक्तिगत स्तर पर कोई अर्थ नहीं होता। अगर आप सफल होते हैं तो असंभव भी 164 बन जाता है, लेकिन अगर असफल हुए तो वह 0 सतह है। नव्या ने फोन उठाया और जवाब दिया, केस एक्सेप्ट करो। उसका निर्णय स्पष्ट था। यह देखकर नवल खत्री ने जवाब दिया, ठीक है, मैं सारी बातचीत की जिम्मेदारी लूंगा। जैसे ही वे कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करेंगे, मैं सर्जरी की व्यवस्था कर दूंगा। अगर नव्या कुछ करना चाहती तो नवल खत्री कभी उसका विरोध नहीं करता, बल्कि वह हमेशा बिना शर्त उसका समर्थन करता था। फिर नवल खत्री ने एक और मैसेज भेजा, इसके अलावा मिस्टर गौतम गोयल चाहता है कि हम उसके इलाज के बदले गोयल परिवार में उसकी हिस्सेदारी ले लें, लेकिन लगता है कि गोयल ग्रुप में कोई इस बात के खिलाफ है। वे नहीं चाहते कि इन शेयरों का मालिकाना हक किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ में जाए। सब कुछ नियमों के अनुसार संभालो। विक्टोरिया हॉस्पिटल के नियमों के अनुसार वे मरीज की कुल संपत्ति का 60% पेमेंट के रूप में लेते थे। मिस्टर गौतम गोयल किस रूप में पेमेंट करना चाहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह संपत्ति हो, शेयर हो या नकद। जब तक वह 60% दे देता, विक्टोरिया हॉस्पिटल को स्वीकार था। ठीक है, मैं समझ गया कि क्या करना है।
बेंगलुरु यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में नव्या बहुत कम समय बिताती थी। इसके विपरीत अन्य छात्र आमतौर पर सुबह 8 बजे लैब में पहुंच जाते और रात 10 बजे तक वहीं रहते, फिर अपने छात्रावास लौटते। लेकिन नव्या सुबह 9 बजे आती और शाम 5 बजे चली जाती, मानो वह नौकरी करने आती हो। इसके अलावा अपने पहले सप्ताह में वह केवल 3 दिन ही आई थी। आमतौर पर दूसरे छात्र तो सप्ताह के लास्ट में भी प्रयोगशाला में रहते। अगर वे भाग्यशाली होते तो रविवार को छुट्टी मिल जाती। उन्होंने अपने जीवन में कई प्रतिभाशाली लोग देखे थे, लेकिन टैलेंट भी बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं कर सकती। कुछ पाने के लिए प्रयास करना ही पड़ता है, और इसलिए उन्हें लगता था कि नव्या कुछ ज्यादा ही डील दे रही है। अगर कोई सच नहीं जानता तो वह यही समझता कि नव्या रिसर्च और अकादमिक काम में लगी ही नहीं है। इसके अलावा नव्या उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। खुशी और नव्या की मेजें बिल्कुल साथ साथ थीं। आज नव्या यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। उसका कंप्यूटर बंद था और उसकी मेज पर दस्तावेजों का एक ढेर रखा था। चूंकि प्रयोगशाला के दरवाजे पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक था और इमारत में सुरक्षा गार्ड तैनात थे, इसलिए कई छात्र अपना काम ऑफिस में ही छोड़ देते थे। खुशी ने उन दस्तावेजों पर नजर डाली और उसके मन में एक अजीब सा एहसास उठा। वह सोचने लगी कि नव्या का रिसर्च कितना आगे बढ़ चुका होगा। दोनों एक ही रिसर्च क्षेत्र में थीं। हालांकि वे साथ काम कर रही थीं, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से वे एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी भी थीं। और इस तरह खुशी अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सकी। उसने नव्या की मेज पर रखे दस्तावेजों का एक पुलिंदा खोल लिया। वह यह देखकर स्तब्ध रह गई कि नव्या उससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। खुशी वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। ये कैसे हो सकता है? नव्या का रिसर्च उसकी तुलना में तेजी से कैसे आगे बढ़ सकता है? वह तो लैब में इतना कम समय बिताती है। वह तो हफ्ते में केवल 3 बार ही प्रयोगशाला आती है। तो फिर कैसे? काफी देर बाद खुशी ने इधर उधर देखा। उसने नोटिस किया कि लैब में कोई और नहीं था, क्योंकि सभी छात्र कैंटीन में खाने गए थे। अपने रिसर्च की प्रगति को लेकर तनाव में होने के कारण उसने किसी से अपने लिए खाना मंगवा लिया था। तभी उसे प्रोफेसर शर्मा की बात याद आई। उन्होंने उससे कहा था कि वह जल्द से जल्द परिणाम उन्हें सौंप दे। वे परिणाम उसके आगे के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। लेकिन अगर वह उसी विषय पर रिसर्च कर रही थी जिस पर नव्या कर रही थी, और अगर नव्या कम समय लैब में बिताकर उससे पहले परिणाम निकाल लेती, तो वह बस मजाक बनकर रह जाएगी। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, यहाँ तक कि वह अपने प्रोफेसर के दिल में अपनी जगह भी खो देगी। उसके प्रोफेसर को उसके भविष्य से बहुत उम्मीदें थीं, बल्कि अपने सभी छात्रों में से वही थी जिसे वे एकेडमिक एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में साथ ले गए थे। और इसी वजह से खुशी ने अपना फोन निकाला और नव्या द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की तस्वीरें खींच ली। जब तक बाकी छात्र लौटे, वह अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरे समय अपने काम में डूबी रही हो। शुक्रवार को नव्या ने अपना थीसिस रिपोर्ट प्रोफेसर शर्मा को जमा कर दिया। सिर्फ 1 घंटे बाद प्रोफेसर शर्मा गुस्से से लैब में दाखिल हुए और नव्या पर चिल्लाने लगे। नव्या, पहले मुझे लगा था कि तुम बस अपनी पढ़ाई में लापरवाह हो, लेकिन अब तुम नकल भी कर रही हो। तुम किसी और के रिसर्च रिजल्ट का इस्तेमाल कर रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अगर तुम रिजल्ट नहीं निकाल पा रही हो तो यह तुम्हारी क्षमता की समस्या है, लेकिन अगर तुम किसी और के परिणाम चुरा रही हो तो यह तुम्हारे कैरेक्टर और रवैये की समस्या है। प्रोफेसर शर्मा का गुस्सा पूरे कमरे को स्तब्ध कर गया। सबने अपना काम रोक दिया और हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। नव्या ने प्रोफेसर शर्मा की ओर देखा, लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर शर्मा फिर गरज उठे, अगर तुम पूरे दिन लैब में नहीं रहती तो भी ठीक है। अगर तुम अपने काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं देती तो भी मैं सह सकता हूँ, लेकिन किसी और का रिसर्च कॉपी करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुम खुशी गुप्ता का काम ऐसे ही नहीं चुरा सकती। तुम्हें पता भी है बेशर्मी किसे कहते हैं। मुझे तुम्हारे जैसे छात्र की जरूरत नहीं है।
तुम्हें तो डिसमिस किया जाना चाहिए। तुम्हारी अकादमिक दुनिया में निंदा होनी चाहिए और तुम्हें पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। मैं तुम्हारी वजह से अपने बाकी छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। पूरी प्रयोगशाला में सन्नाटा छा गया। सब लोग प्रोफेसर शर्मा और नव्या को स्तब्ध होकर देख रहे थे। निष्कासन और सार्वजनिक आलोचना, ये बेहद गंभीर सजाएं थीं। अगर प्रोफेसर शर्मा सच में ऐसा करते तो नव्या का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता था। हालांकि वहाँ मौजूद लोगों की नजर में नव्या के लिए जरा भी सहानुभूति नहीं थी। अगर किसी ने सच में दूसरों के रिसर्च परिणाम चुरा लिए हों, तो ऐसी सजा पूरी तरह जायज मानी जाती है। उसमें किसी तरह की हमदर्दी की गुंजाइश नहीं थी। मैंने कुछ नहीं चुराया है। अगर आप मुझ पर चोरी का आरोप लगाना चाहते हैं, तो आपको सबूत पेश करने होंगे। तो प्लीज आरोप लगाने से पहले जांच कर लीजिए। नव्या ने शांत स्वर में प्रोफेसर शर्मा से कहा। नव्या द्वारा किया गया हर प्रयोग पूरी तरह दस्तावेजों में दर्ज था। अगर उस पर किसी और का काम चुराने का शक किया जा रहा था, तो वह इस आरोप को चुनौती देने के लिए तैयार थी। आगे जांच की जा सकती थी, जिससे उसकी बेगुनाही साबित हो सके। ओह, तो तुम आखिर तक जिद करने वाली हो? प्रोफेसर शर्मा गरजे। उन्होंने मोटी सी रिसर्च रिपोर्टों की गड्डी उठाकर नव्या की मेज पर पटक दी। खुशी ने ये रिपोर्ट परसों जमा की थी। तुम्हारे पेपर में लिखे नतीजे और सिद्धांत बिल्कुल उसके जैसे हैं। प्रोफेसर शर्मा भड़के। पहले जमा करने का कोई मतलब नहीं होता, नव्या ने जवाब दिया। कुछ पन्ने पलटते ही नव्या समझ गई कि खुशी ने वही परिणाम चुरा लिए थे जिन्हें उसने अपनी मेज पर रखा था। प्रोफेसर शर्मा ने कठोर स्वर में उसे डांटना जारी रखा। लगता है मेरी शिक्षण जिंदगी में आज कुछ नया देखने को मिला है। पहली बार मुझे इतना बेशर्म छात्र मिला है। विदेश में इतने साल पढ़कर तुमने क्या सीखा? बेशर्मी। 2 साल से पढ़ा रहे अपनी स्टूडेंट खुशी और 1 हफ्ते से भी कम समय पहले उनकी क्लास में शामिल हुई नव्या के बीच प्रोफेसर शर्मा का झुकाव स्वाभाविक रूप से अपने भरोसेमंद स्टूडेंट की ओर था। खासकर इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते नव्या ने लैब में बहुत कम समय बिताया था। उसने प्रोफेसर और बाकी छात्रों को यही आभास दिया था कि वह अपने काम को गंभीरता से नहीं लेती। नव्या के बगल में बैठी खुशी स्तब्ध थी। उसने शर्म से सिर झुका लिया और प्रोफेसर शर्मा व नव्या की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। जवाब देने के बजाय नव्या ने अपना मोबाइल फोन निकाला। उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नंबर ढूंढा और डायल करने लगी, लेकिन प्रोफेसर शर्मा अभी रुके नहीं थे। क्या कर रही हो? फोन से खेल रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ? अभी मेरे सवालों का जवाब दो। उन्हें लगा कि उनका अपमान किया जा रहा है। इतनी गंभीर घड़ी में भी नव्या को कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह फोन में व्यस्त थी। यह कैसी स्टूडेंट है? वह तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी की छात्रा कहलाने के लायक भी नहीं। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। कार्रवाई ज्यादा प्रभावी होगी, नव्या ने शांत स्वर में कहा। तभी दूसरी तरफ से फोन उठाया गया। कार्रवाई? हाँ, आज मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई जरूर करूंगा। प्रोफेसर शर्मा गरजे। इस पर नजर रखो, इसे इधर उधर मत जाने देना। मैं अभी कुलपति और स्टाफ को सूचना देता हूँ। आज ही इस मामले का फैसला होगा। फोन के दूसरी ओर वाले व्यक्ति ने नव्या की आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन उसने प्रोफेसर शर्मा को पूरी ताकत से चिल्लाते हुए सुना। इसीलिए उसने कुछ कहा नहीं, बल्कि कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में कई लोग प्रयोगशाला में आ पहुंचे। स्कूल के सुरक्षा गार्ड, कुलपति, अन्य स्टाफ सदस्य और कई प्रोफेसर सब मौजूद थे। प्रोफेसर शर्मा के भीतर गुस्से की आग धधक रही थी। वह सबको यहाँ इसलिए लाए थे ताकि नव्या की बेशर्मी का नकाब उतार सकें। वह चाहते थे कि उसे हमेशा के लिए अकादमिक दुनिया से बाहर कर दिया जाए। राजवीर कुमार शेट्टी भी वहाँ मौजूद था। स्कूल के कुलपति ने नव्या के रिकॉर्ड में दर्ज इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन किया था और फोन उठाने वाला व्यक्ति राजवीर था। जब राजवीर वहाँ पहुँचा, उसकी नजरें कमरे में मौजूद हर व्यक्ति पर घूम गईं। फिर राजवीर ने लैबोरेटरी में एक सीट ढूंढी और बेहद कैजुअल अंदाज में जाकर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा,
वह लैब में मौजूद बाकी सभी लोगों से अलग नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह घमंड और तिरस्कार भरी नजरों से सबको देख रहा हो। उसकी वह उपस्थिति आसपास मौजूद लोगों को बेहद असहज महसूस करा रही थी। लैब में एक दो छात्रों ने उसे पहचान लिया। वे जानते थे कि वह उनकी यूनिवर्सिटी का पहले का स्टूडेंट है, यानी उनका सीनियर। हालांकि खुशी जैसे अधिकतर स्टूडेंट अपनी अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई किसी और यूनिवर्सिटी से कर चुके थे, इसलिए उन्होंने मान लिया कि राजवीर बस एक अमीर घर का बिगड़ैल लड़का है जो बाकी सभी को चींटी समझता है। प्रोफेसर शर्मा ने 2 रिपोर्ट्स निकाली। एक वह थी जो खुशी ने कुछ दिन पहले उन्हें सौंपी थी और दूसरी वह जो नव्या ने अभी जमा की थी। प्रोफेसर शर्मा ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के कुलपति और अन्य प्रोफेसरों से उन दोनों पेपर्स का मूल्यांकन करने के लिए कहा। दोनों रिपोर्ट्स की तुलना करने के बाद प्रोफेसरों ने जल्द ही अपना निष्कर्ष सुना दिया। हालांकि टेक्स्ट में बदलाव किया गया है और साहित्यिक चोरी को काफी अच्छे से छिपाया गया है, लेकिन हमारे क्षेत्र का ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति साफ देख सकता है कि यह मूल रूप से कॉपी किया गया है। कुछ अन्य प्रोफेसरों ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। यह स्पष्ट है कि रिसर्च रिजल्ट चुराए गए हैं और नकल की गई है। ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी और पूरा अकादमिक जगत ऐसे छात्रों को बर्दाश्त नहीं करेगा। छात्रों का चरित्र इस तरह भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसी घटना होगी। इस मामले को गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए। भले ही नव्या यहाँ एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में आई हो, लेकिन जब यह घटना हमारी यूनिवर्सिटी में हुई है तो हमें कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। कई प्रोफेसरों ने अपनी अपनी राय रखी। उनके चेहरों पर गहरी निराशा झलक रही थी और फिर उन्होंने नव्या की ओर असाधारण रूप से कठोर और अस्नेही नजरों से देखा। जो लोग रिसर्च कार्य से जुड़े होते हैं उनके लिए किसी और के परिणाम चुराना एक बहुत बड़ा अपराध है। ये ऐसी गलती नहीं है जिसे आसानी से माफ किया जा सके। इस तरह प्रोफेसरों ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि दोनों में से एक रिपोर्ट निश्चित रूप से साहित्यिक चोरी का परिणाम है। लैब के अन्य छात्र नव्या को घृणा भरी नजरों से देखने लगे। वह देखने में कितनी मासूम और प्यारी लगती थी, लेकिन उसके काम बेहद घृणित। बेहतर होगा कि उसे निकाल दिया जाए। उन्हें अपनी लैब में ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं थी। तभी प्रोफेसर शर्मा ने चांसलर से कहा, कुलपति सर, हमें उसे आधिकारिक चेतावनी भी देनी चाहिए। इस मामले को सख्ती से निपटाना होगा। हम ऐसे व्यक्ति को अकादमिक दुनिया में नहीं रहने दे सकते। यूनिवर्सिटी के कुलपति एक वृद्ध व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। वह नव्या से बेहद निराश थे। राजवीर काफी देर से सबकी बातें सुन रहा था। जब सब लोग अपनी राय दे चुके तो उसने बेहद शांत स्वर में एक सवाल पूछा, तो आप कह रहे हैं कि इन दोनों में से केवल एक ही व्यक्ति चोरी और नकल में शामिल है ना? लेकिन क्या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आपके पास सबूत नहीं होना चाहिए? क्या खुशी पर भी नकल का संदेह नहीं होना चाहिए? आखिर ऐसा कौन सा प्रमाण है जिसके आधार पर आप यह फैसला सुना रहे हैं? राजवीर ने हल्के से गर्दन मोड़ी। उसकी बर्फ सी ठंडी और चुभती हुई नजर खुशी पर जाकर ठहर गई, जो अब तक सिर झुकाए खड़ी थी। बाकी छात्रों की तरह वह भी चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन अब राजवीर ने अचानक उसका नाम ले लिया था। प्रोफेसर शर्मा को राजवीर की बात बेहद हास्यास्पद लगी। क्या तुमने सबमिट करने की तारीख नहीं देखी? खुशी ने अपना पेपर परसों जमा किया था, जबकि नव्या ने आज ही जमा किया है। राजवीर व्यंग्य से हंसा। प्रोफेसर शर्मा, मैं स्टूडेंट खुशी गुप्ता से सवाल पूछ रहा हूँ। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? तो क्या सिर्फ इसीलिए कि वह आपकी पसंदीदा स्टूडेंट है वह सही ही होगी? और अगर कोई समस्या है तो वह जरूर किसी और के छात्र में ही होगी। प्रोफेसर शर्मा की आंखों में आग सी भड़क उठी। उन्होंने तीखे स्वर में जवाब दिया, यहाँ मौजूद सभी छात्र जानते हैं कि नव्या ने अपना काम ठीक से किया ही नहीं है। जो छात्र अपना समय रिसर्च में लगाता ही नहीं, उसे क्या परिणाम की उम्मीद की जा सकती है?
तुम कह रहे हो कि मैं पक्षपाती हूँ, तो इस क्लास में किसी से भी पूछ लो, उनसे सत्यापन करा लो कि मैं जो कह रहा हूँ वह सही है या नहीं। इसके बाद प्रोफेसर शर्मा ने एक छात्र का नाम लेकर उसे आगे आने को कहा। उस पुरुष छात्र ने सच सच जवाब दिया। जो अन्य छात्र अब तक चुप थे, उन्होंने भी उसकी बात की पुष्टि की। नव्या ने सचमुच लैब में बहुत कम समय बिताया था। सबने एक ही बात कही। सभी को लगता था कि नव्या अपने काम को लेकर गंभीर नहीं है। ये सुनकर राजवीर हंस पड़ा। ओह, तो अब समय और प्रगति का सीधा संबंध हो गया है। लगता है भविष्य में जब कंपनियां कर्मचारियों की भर्ती करेंगी तो उन्हें परिणाम नहीं देखने चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि कर्मचारी ने ऑफिस में कितने घंटे बिताए। प्रोफेसर शर्मा जल्ला उठे। तुम बस नव्या का पक्ष ले रहे हो। खुशी ने पूरे एक सेमेस्टर से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और नव्या, उसने कितने दिन काम किया है? वह खुशी जितना कैसे हासिल कर सकती है? राजवीर फिर हंसा। ओह, क्या बात है? सिर्फ इसलिए कि आपकी छात्रा ऐसा नहीं कर सकती, इसका मतलब यह नहीं कि कोई और भी नहीं कर सकता। आपकी यह मजाकिया बात सुनकर तो मुझे सच में हंसी आ गई। यह सुनकर प्रोफेसर शर्मा अब बहस करने के मूड में नहीं रहे। जो भी हो, कोई तुम्हें अंधा और मूर्ख बने रहने से रोक नहीं रहा। मुझे विश्वास है कि यहाँ मौजूद बाकी सभी लोगों के पास आंखें और कान हैं। वे समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। राजवीर ने फिर व्यंग्य से हंसते हुए कहा। ओह, तो अब जब आप मुझसे तर्क में जीत नहीं पा रहे तो संख्या बल का सहारा ले रहे हैं? कमाल है। प्रोफेसर शर्मा राजवीर की बातों में छिपा उपहास साफ सुन सकते थे। उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, मैं तुम जैसे व्यक्ति से बहस नहीं करूंगा। तुम्हें हमारे काम की समझ ही नहीं है। शब्दों की बर्बादी है। तभी अचानक एक वृद्ध व्यक्ति कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने साधारण सी शर्ट पहन रखी थी और देखने में बिल्कुल सामान्य बुजुर्ग लग रहे थे। और मेरा क्या मैं टिप्पणी करने के लिए योग्य हूँ? वृद्ध ने पूछा। उनकी आवाज मंदिर की घंटी जैसी गूंजदार और प्रभावशाली थी। उन्हें देखते ही कई प्रोफेसरों के चेहरे बदल गए। श्रेष्ठ शंकर, आप यहाँ कैसे? एक प्रोफेसर तुरंत आगे बढ़कर उनका अभिवादन करने लगा। श्रेष्ठ शंकर यूनिवर्सिटी के एक वरिष्ठ रिसर्चर हैं। उनके नाम पर कई रिसर्च भी है। लोग उनके कार्यों की सराहना करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ शंकर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने भीड़ की ओर तीखे स्वर में सवाल दागा। जब दोनों जमा करने की तारीखों में सिर्फ 2 दिन का अंतर है, तो आप उसी के आधार पर कैसे तय कर रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत? श्रेष्ठ शंकर के शब्दों ने सबको भ्रमित कर दिया। यह क्या हो रहा था? श्रेष्ठ शंकर यहाँ क्यों आए थे और उन्हें इस मामले के बारे में कैसे पता चला? प्रोफेसर शर्मा भी स्तब्ध थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। श्रेष्ठ शंकर की नजरें बेहद पैनी थीं। उन्होंने सीधे प्रोफेसर शर्मा से पूछा, आप एक प्रोफेसर और मार्गदर्शक हैं। क्या आपको नहीं पता कि रिसर्च रिजल्ट आने में कितना समय लग सकता है? कुछ दिन, कुछ हफ्ते और कभी कभी कई महीने भी। कब से जल्दी जमा करना इस बात का प्रमाण बन गया कि परिणाम भी उसी ने पहले हासिल किए। श्रेष्ठ शंकर की बातों ने प्रोफेसर शर्मा को निरुत्तर कर दिया। अभी कुछ देर पहले ही प्रोफेसर शर्मा ने कहा था कि राजवीर उनके काम को नहीं समझता, लेकिन इस समय वह जिस व्यक्ति से बात कर रहे थे वह श्रेष्ठ शंकर थे, चिकित्सा जगत की एक प्रतिष्ठित हस्ती। उनके शब्दों का अधिकार और वजन प्रोफेसर शर्मा से कहीं अधिक था। नहीं, श्रेष्ठ शंकर इस बारे में। प्रोफेसर शर्मा सफाई देने की कोशिश करने लगे। सफाई देने की जरूरत नहीं, मुझे इस मामले के बारे में पर्याप्त जानकारी है। श्रेष्ठ शंकर ने बीच में ही रोक दिया। फिर श्रेष्ठ शंकर ने कागजों का एक पुलिंदा सबके सामने फेंक दिया। इन कागजों को ध्यान से देखो और फिर मुझे बताओ कि रिपोर्ट और परिणाम सबसे पहले किसने तैयार किए थे। कई प्रोफेसर तुरंत मेज पर पड़े कागज उठाने के लिए आगे बढ़े। वे उन्हें ध्यान से पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद सब पूरी तरह स्तब्ध रह गए। यह शोध और रिपोर्ट लगभग 2 महीने पहले ही शुरू हो चुकी थी।
उसी समय नव्या ने अपनी रिपोर्ट श्रेष्ठ शंकर को भेज दी थी, बल्कि उनके सामने जो रिपोर्ट थी उसमें शोध विषय को कहीं अधिक गहराई और व्यापकता से कवर किया गया था। जिस रिपोर्ट को वे अभी तक देख रहे थे उसकी तुलना में खुशी की रिपोर्ट तो केवल हिमखंड की नोक पर थी। उनके सामने ठोस और अटल प्रमाण थे। नव्या पर गलत आरोप लगाया गया था। असल में रिसर्च चुराने वाला कोई और था। प्रोफेसर शर्मा तो और भी ज्यादा अवाक रह गए। ये नव्या ने किया था? ये कैसे संभव हो सकता है? वह तो बस एक छात्रा थी। श्रेष्ठ शंकर ने कागज उठाते हुए कहा, इस पेपर में मैंने भी भाग लिया है। तो मिस्टर शर्मा, क्या अब आप ये कहने वाले हैं कि मैंने भी आपके स्टूडेंट के रिसर्च रिजल्ट चुरा लिए? श्रेष्ठ शंकर की बातों ने प्रोफेसर शर्मा को अंदर तक हिला दिया। मामला ऐसी दिशा में मुड़ गया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्रेष्ठ शंकर, ये कैसे? आप और नव्या, ये कैसे? प्रोफेसर शर्मा हकलाते हुए बोले। उनके लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना कठिन था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दोनों संपर्क में हो सकते हैं। नव्या चाहे कितनी भी जीनियस और टैलेंटेड क्यों न हो, आखिरकार वह सिर्फ एक छात्रा ही थी। दूसरी ओर श्रेष्ठ शंकर उद्योग जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। प्रोफेसर शर्मा की नजर में दोनों के बीच मानो लाखों मील की दूरी थी और वे दोनों साथ में रिसर्च कर रहे थे। यह कैसे संभव था? श्रेष्ठ शंकर ने तीखे स्वर में प्रोफेसर शर्मा को डांटा। क्यों संभव नहीं है? जब भी तुम्हें कुछ नया दिखता है तो उसे असंभव मानना बंद करो। अपनी आंखों से देखना सीखो। अंदाजे लगाना और कल्पनाएं करना छोड़ दो। बिना पुख्ता सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। क्लास में कम आने का मतलब यह नहीं कि वह अपना काम गंभीरता से नहीं ले रही। प्रोफेसर शर्मा की नजर में नव्या हफ्ते में सिर्फ 3 दिन लैब में दिखाई देती थी। बाकी दिनों में वह क्या करती थी यह उन्हें पता ही नहीं था, लेकिन उन दिनों में भी वह काम कर रही थी। दरअसल वह ऐसे लैब में काम कर रही थी जहां उपकरण और सुविधाएं कहीं बेहतर थीं। एक यूनिवर्सिटी लैब में उसके रिसर्च के लिए जरूरी सारे उपकरण उपलब्ध ही नहीं थे। प्रोफेसर शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अन्य प्रोफेसर भी स्तब्ध खड़े थे। तो खुशी गुप्ता कौन है? श्रेष्ठ शंकर ने पूछा। सभी छात्रों की नजरें सावधानी से खुशी की ओर मुड़ गईं। इस समय खुशी ने सिर इतना झुका रखा था कि मानो वह जमीन में गड़ जाना चाहती हो। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। वह घबरा गई। उसका शरीर कांपने लगा और उसके हाथ पसीने से भीग गए। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। खुशी आखिरकार हकलाते हुए बोली। वह अब दबाव सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने सफाई देने की कोशिश में मुंह खोला। श्रेष्ठ शंकर के आने से पहले ही खुशी को अंदेशा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही अन्य प्रोफेसर लैब में आए, उसे समझ आ गया था कि आज का मामला शांतिपूर्ण तरीके से खत्म नहीं होगा। लेकिन मेरा ऐसा मतलब नहीं था कहकर ही खुशी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था। खुशी रोते हुए बोली, मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। मैं बस उलझन में थी। मुझे नहीं पता उस समय मैं इतनी जल्दबाजी में क्यों थी। मुझे पता है मैं गलत थी। सच में जानती हूँ कि मैंने गलत किया। खुशी के अपनी गलती मान लेने पर प्रोफेसर शर्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके चेहरे पर जोरदार और दर्दनाक थप्पड़ मार दिया हो। उन्होंने अपनी छात्रा को घूर कर देखा। उस पल उनके मन में गुस्से की ऐसी लहर उठी कि मानो वे खुशी का गला दबा दें। खुशी उनकी स्टूडेंट थी। उसकी गलती सीधे सीधे उनके सम्मान पर प्रहार थी। खुशी की सच्चाई सामने आने का मतलब ऐसा था जैसे उसे इतने सारे प्रोफेसरों के सामने थप्पड़ मारा गया था। दरअसल उसे उसकी पूरी लैब के स्टूडेंटों के सामने थप्पड़ पड़ा था। जिस स्टूडेंट पर वह भरोसा करता था और जिसे वह बेहद काबिल समझता था, उसी ने उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया था। यह उसके लिए बेहद शर्मनाक पल था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि यह सब कुलपति, दूसरे प्रोफेसरों और उनके इंडस्ट्री के एक प्रतिष्ठित लीडर के सामने हुआ था। जब प्रोफेसर शर्मा लैब में खड़े थे,
उन्हें महसूस हो रहा था कि अब हर कोई उन्हें घृणा और तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा है। यह एहसास उन्हें भीतर तक असहज कर रहा था। तभी राजवीर ने कहा, तो मैंने किसी को यह कहते सुना था कि इस मामले को गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए। कुछ निष्कासन और आलोचना नोटिस की बात हो रही थी। मुझे लगता है कि वह सब यहाँ भी लागू होना चाहिए, है ना? जैसे ही राजवीर ने यह कहा, अभी भी सुबक रही खुशी घुटनों के बल बैठ गई। नहीं, प्लीज मुझे डिसमिस मत कीजिए। मैंने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अगर मुझे निकाल दिया गया तो मैं खुशी आगे की बात सोच भी नहीं पा रही थी। अगर उसे निकाल दिया गया तो उसकी जिंदगी अंतहीन अंधेरे में डूब जाएगी। मामला तय हो चुका था और अब सबकी निगाहें नव्या की ओर मुड़ गईं। वह इस पूरे घटनाक्रम की एक प्रमुख पक्षकार थी। पूरे समय वह चुपचाप सब देखती रही थी। शुरुआत में प्रोफेसर शर्मा से कहे गए कुछ शब्दों के अलावा उसने एक भी शब्द नहीं कहा था। बाद में चाहे प्रोफेसर शर्मा ने कुछ भी कहा हो या अन्य प्रोफेसरों ने, उसने दोबारा अपना बचाव नहीं किया। झूठे आरोपों और बदनामी के सामने भी वह सबको शांत नजर से देखती रही। यहाँ तक कि जब श्रेष्ठ शंकर ने सच उजागर किया, तब भी उसने आगे बढ़कर खुशी की आलोचना या उस पर हमला नहीं किया। और जब श्रेष्ठ शंकर ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से प्रोफेसर शर्मा और खुशी की सजा के बारे में पूछा, तब भी उसने कोई टिप्पणी नहीं की। श्रेष्ठ शंकर जब उसके पास आए, तभी नव्या ने उनसे बात की। श्रेष्ठ शंकर ने उससे बताया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी से उसका प्रोफेसर बदलने के लिए कह दिया है। अचानक खुशी घिसटते हुए आई और नव्या के सामने घुटनों के बल बैठ गई। वह रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, नव्या, मुझे पता है मुझसे गलती हुई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैंने इतने साल मेहनत से पढ़ाई की है। अगर मुझे निकाल दिया गया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे पता है मैं गलत थी। मैं अंधी हो गई थी। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। नव्या ने नीचे देखकर शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम्हारी सजा का फैसला यूनिवर्सिटी करेगा। मामला अब उस स्थिति से आगे बढ़ चुका था कि यह नव्या की माफी पर निर्भर करे। खुशी कुछ पल के लिए जड़ हो गई। फिर उसने नव्या के कपड़े पकड़ते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे बचा सकती हो। अगर तुम कह दो कि मैंने रिसर्च में हिस्सा लिया था, तो यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर मुझे चोरी के आरोप में दोषी नहीं ठहरा पाएंगे। बस तुम्हारे एक शब्द की जरूरत है, सिर्फ एक शब्द। लेकिन नव्या ने तुरंत मना कर दिया, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। यह कहकर वह एक कदम पीछे हट गई। मगर खुशी ने हार नहीं मानी। वह फिर से उसकी ओर झपटी। नव्या के पास कुर्सी पर बैठे राजवीर ने हाथ बढ़ाकर उसे हल्के से अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने अपना पैर आगे बढ़ाकर खुशी की ओर कर दिया। अगर वह एक कदम और आगे बढ़ती तो राजवीर उसे सीधे चेहरे पर लात मार देता। हालांकि उससे पहले ही यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों ने खुशी को पकड़ लिया। विडंबना यह थी कि सुरक्षा कर्मियों को खुद प्रोफेसर शर्मा ने बुलाया था। उस समय उनका इरादा नव्या के खिलाफ कार्रवाई करने का था, लेकिन अब वही सुरक्षा कर्मी उनके सबसे प्रिय स्टूडेंट को पकड़ कर ले जा रहे थे। राजवीर ने नव्या को अपने करीब खींचते हुए यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से पूछा, तो अब क्या होने वाला है? यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने आह भरी और फिर खुशी और प्रोफेसर शर्मा के लिए तय की गई सजा की घोषणा की। खुशी को निष्कासित किया जाएगा। उसे इस यूनिवर्सिटी में दोबारा कभी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मैं अपने कार्यालय लौटकर अन्य लीडरों से मिलते ही आधिकारिक घोषणा कर दूंगा। जहां तक प्रोफेसर शर्मा की बात है, यद्यपि उन्होंने अपने निर्णय में गलती की, लेकिन उनका उद्देश्य अच्छा था। वे नहीं चाहते थे कि हमारे शैक्षणिक रिसर्च वातावरण में कोई गलत या अपवित्र चीज शामिल हो। हालांकि उन्होंने काफी उतावलेपन से काम लिया, इसलिए उन्हें इस घटना पर आत्मचिंतन करना चाहिए। भविष्य में ऐसी स्थिति आने पर उन्हें जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। ये सुनते ही खुशी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे खोने लगी।
एक क्षणिक गलत विचार ने उसके उज्जवल भविष्य को पूरी तरह दफना दिया था। इस सजा के खिलाफ किसी ने आपत्ति नहीं की, लेकिन राजवीर फिर बोला, तो क्या सिर्फ इसलिए कि आपका उद्देश्य अच्छा था? किसी पर गलत आरोप लगाना और उसे अपशब्द कहना सही हो जाता है। प्लीज इस पर अच्छी तरह विचार कीजिए। मैं नहीं चाहता कि कल यह खबर अखबारों में आए, और अगर आई तो उसमें यही लिखा होगा कि आपके प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने एक स्टूडेंट की शैक्षणिक धोखाधड़ी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनते ही यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के चेहरे पीले पड़ गए। प्रोफेसर शर्मा का चेहरा तो विशेष रूप से बिगड़ गया। ये साफ था कि राजवीर उनके दिए गए दंड से संतुष्ट नहीं थे। वो जनमत का दबाव बनाने की धमकी दे रहे थे। यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने तुरंत प्रोफेसर शर्मा से कहा, प्रोफेसर शर्मा, आपको नव्या से माफी मांगनी चाहिए। आपने इस स्टूडेंट पर गलत आरोप लगाया है। प्रोफेसर शर्मा ने नव्या की ओर देखा। वे उससे माफी मांगना नहीं चाहते थे। इतने लोगों के सामने एक प्रोफेसर का अपने स्टूडेंट से माफी मांगना बेहद शर्मनाक था। यह तो अपमान जैसा था, लेकिन उन्हें डर था कि राजवीर इस मामले को टूल दे देगा। अगर यह बात फैल गई तो उनकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचेगा। इसीलिए उनके पास माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।